Yes, good evening everyone. So as per our discussion हमने cost and management accounting chapter को start करना था, ये subject को start करना था और इसमें सबसे पहला जो topic आपके syllabus के accordingly अपा चले. I always try कि अपा हमेशा syllabus के accordingly sequence में ही जाए. So right now very first topic which is mentioned in your cost and cost management, that was ratio analysis. फाइन. सो रेशियो एनालिसिस जो है ये अपन स्टार्ट करते हैं. इस सब्जेक्ट के सारे जो टेस्ट्स हैं वो उसके ऊपर अपडेट किए गए हैं लास्ट टाइम जब अपन लास्ट टाइम रिवीजन स्टार्ट करी थी. ठीक है जी. तो राइट नाउ अभी अपन रेशियो एनालिसिस के जो क्लासेस के अंदर अपन ने एमसीक्यूज डिस्कस नहीं किए थे इस सब्जेक्ट के, तो आई विल ट्राई जितना मैक्सिमम हो सकता है इसके एमसीक्यूज को अपन कवर अप करने की कोशिश करें. इस रेशियो एनालिसिस का स्पेसिफिकली जो है आपको 2 पार्ट्स में एमसीक्यूज में प्रोवाइड करूंगी. ठीक है. और बेसिक लेवल के भी सारे एमसीक्यूज होंगे और जो थोड़े से हाई लेवल के होंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करने वाले, तो अपन उनको भी कवर करेंगे. बिकॉज जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बेस पे जाओगे एमसीक्यू जो मर्जी आ जाए आपका इजीली आप क्रैक कर पाओगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड just focus on your subject right now. Just focus that you are going to give your best for this exam. So let's get started now. Very first question on your screen is, मैं आपको इसका जो है आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने आपको ये वाला जो चैप्टर था इसको मैंने स्किप करवाया था उस टाइम पे कि इसको अपन ने जब एग्जाम होगा तभी याद करना है क्योंकि इसमें बहुत सारी रेशियोज हैं. तो राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, with the help of MCQs I will be covering your all the basic things related to your ratio analysis part. So basically ratios का जो यूज है वो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितनी कैसी है उसको इसका एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाता है. अब सीधे पॉइंट पे बात करते हैं. तो जो रेशियो है ना वो आपके पास सबसे पहला तरीका जो एग्जामिनर जिस तरह से क्वेश्चंस को सेट करेगा, आपके पास पहला क्वेश्चन इस तरह से या इस रेशियो चैप्टर में से इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ये वाली जो रेशियो है वो किस कैटेगरी के अंदर आती है. समझ गए आप कि वो आपको एक रेशियो दे देगा, किसी भी तरह की रेशियो हो सकती है, आपको ये बताना है कि ये रेशियो कौन से कैटेगरी के अंदर आती है. ठीक है. तो रेशियो एनालिसिस में रेशियोज जो हैं वो आपके पास 4 तरह की. Right now on your screen, first one is liquidity, second one is solvency, third one is profitability, and fourth one is activity ratio. Activity ratio को हम turnover ratio भी कहते हैं. पहली बात तो यहाँ से MCQ बना हुआ मैंने नोटिस किया है, तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है. एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो. अब अपन बात करते हैं लिक्विड रेशियो की. सबसे पहले लिक्विड रेशियोज हैं, तो लिक्विड रेशियो के उसके ऊपर हमें डिस्कशन करते हैं. तो जो लिक्विड रेशियोज हैं वो 3 तरह की हैं एवरीवन, आप इसको ध्यान से देखो. लिक्विड रेशियो 3 तरह की है. नंबर 1 इज करंट रेशियो, नंबर 2 इज लिक्विडिटी रेशियो. अब लिक्विडिटी रेशियो को क्या बोलते हैं, एसिड रेशियो भी बोल सकते हैं. ये ना हो कि पेपर में आपके पास सामने एसिड रेशियो लिखा हो और आप कंफ्यूज हो जाओ, तो इसको क्विक रेशियो भी बोलते हैं. क्विक, ठीक है, लिक्विड, एसिड और क्विक रेशियो. और क्या होता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो. अब करंट रेशियो क्या होती है, करंट एसेट्स का कंपैरिजन करंट लायबिलिटीज के साथ. लिक्विड रेशियो का क्या होता है, लिक्विड एसेट्स का कंपैरिजन करंट लायबिलिटीज के साथ. यहाँ पर भी करंट एसेट्स ही होती हैं और करंट लायबिलिटीज होती हैं, थोड़ा सा फर्क है. इन तीनों ही केसेस में जो करंट लायबिलिटीज हैं वो क्या रहने वाली हैं, सेम रहने वाली हैं. मतलब आपको सब तरह की करंट लायबिलिटीज को सारी जितनी भी आपको पता है आपने सारों का टोटल करना है और उसको एज ए डिनोमिनेटर यहाँ पर प्रेजेंट करना है. अब यहाँ पर करंट एसेट्स का क्या मतलब है, जब करंट रेशियो की बात आती है तो उसका मतलब ये है कि आपने सारी की सारी करंट एसेट्स को यहाँ पे क्या करना है, कवर करना है, जितनी भी आपको करंट एसेट्स दी गई हैं. जब बात आती है लिक्विड एसेट्स की तो तब आपने क्या करना है, देखो आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं. करंट एसेट्स का मतलब कि जो करंट एसेट्स क्या हो गई, कैश जितना अभी आपके पास अवेलेबल है या कैश के कुछ इक्विवेलेंट्स. ठीक है, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सारी करंट एसेट्स में आ रही है ना. तो
जितना भी राइट नाउ अवेलेबल है, कितना आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, बेसिकली वो लिक्विड रेशियो है कि आप कितना लिक्विड हो, आप कितना जल्दी कितनी किसी पेमेंट को कर देते हो। आपके पास जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं, डे टू डे जो दिन रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज होती है, इसका मीनिंग समझ लीजिए, तभी आपको इजिली याद रह जाएगी। तो लिक्विड रेशियोज वो रेशियोज डे टू डे एक्टिविटीज में जितने भी काम हो रहे हैं, उन सभी कामों के लिए जितनी भी पैसा चाहिए, तो वो लिक्विडिटी के थ्रू ही पता चलता है। मतलब आपके पास ऑन द स्पॉट कितना कैश अवेलेबल है, आप कितना जल्दी कोई पेमेंट को पे कर रहे हो, तो दैट इज लिक्विडिटी। अब यहाँ पर जो करंट एसेट्स वाली, जब करंट रेशियो निकालनी है, आपने सारी एसेट्स को इंक्लूड किया, बट जब हम लिक्विड एसेट्स को निकालते हैं ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि करंट एसेट्स में से ना स्टॉक को माइनस कर दो, क्योंकि स्टॉक शायद उतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और एक आप किसको माइनस कर दीजिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए। तो वो भी हमें पता है कि प्रीपेड इज नॉट एनी काइंड ऑफ कैश जो इजीली हमें मिलने वाला है। अगर हमारे सिर पे कोई एकदम से कुछ लायबिलिटी राइज होती है, तो हम एकदम से उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते पैसे में। तो इन दोनों चीजों को अपन जब माइनस कर देंगे करंट एसेट्स में, तो वो लिक्विड एसेट्स बन जाएंगे। ठीक है जी। तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं, वो सारी अपन ने क्या कर देनी है, यहाँ पे माइनस कर देनी है। यहाँ पर एमसीक्यू बन सकता है, इसलिए प्लीज इसको ध्यान से रखिए। सबसे ज्यादा एमसीक्यूज जो हैं वो लिक्विडिटी रेशियो से, छोटे छोटे जो हैं, पंजाब कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। लिक्विडिटी रेशियो 3 तरह की है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो या क्विक एसिड रेशियो, और लास्ट थर्ड क्या है, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो क्या है कि बिल्कुल 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 भी हमने कोई रिस्क नहीं लेना, हमने ना तो स्टॉक लेना ना प्रीपेड। आपको कहता है कि करंट एसेट्स में आपने जब एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो निकालनी है ना, तो सिर्फ आप ऊपर क्या रखो, कैश, ठीक है, और क्या रखो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज रखो, बस इनको ही लेना है आपने, और उसको डिवाइड कर दो करंट लायबिलिटीज के साथ, उनको डिवाइड कर दीजिए करंट लायबिलिटीज के साथ, दैट्स ऑल। तो ये आपका क्या आ गया, करंट एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। ये 3 तरह की हैं, आई होप आपके माइंड में रह जाएगी बात। स्टॉक और प्रीपेड को माइनस करके जो एसेट्स आती हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, लिक्विड एसेट्स। तो आपका आंसर यहाँ पर, अच्छा आपको वे फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। फिलहाल जो ये स्टॉक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होती है ना, ये जितनी ये आती है टर्नओवर रेशियोज में, इसको समझते हैं। अब ये चीज क्या है, जो ये स्टॉक टर्नओवर, जब भी आपको सपोज आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको टर्नओवर वर्ड सामने आ गया, ठीक है जी, तो आपने माइंड में क्या रखना है कि टर्नओवर रेशियो वर्ड, टर्नओवर वर्ड मिल रहा है, तो मैं इसको किस में डाल दूं, एक्टिविटी रेशियो में डाल दूं। एक्टिविटी रेशियो को क्या कहते हैं, टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये इन सब के बारे में बता देती हूँ कि एक्टिविटी रेशियोज में क्या क्या कौन कौन सी आती है, ताकि आपको सारी रेशियोज के बारे में ही थोड़ा सा पता चल जाए। एक अपन ने पीछे जो अभी लिक्विड रेशो किया था, तो उसमें एक अपन ने करंट रेशो की थी, इसमें अपन ने लिक्विड रेशो की थी। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो करंट रेशो आइडल होती है ना, वो 2:1 होती है, और लिक्विड रेशो जो आइडल होती है वो 1:1 होती है। मतलब कि अगर आप लिक्विड रेशो चेक कर रहे हो, तो आपकी जितनी करंट एसेट्स है उतनी ही करंट लायबिलिटीज होनी चाहिए। और अगर आप करंट रेशो चेक कर रहे हो, तो आपकी करंट एसेट्स क्या होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज। दैट इज लिक्विडिटी रेशियो, और दिस वन इज करंट रेशियो। चलिए यहाँ पे आते हैं एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो जो है उनको हमने टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। तो टर्नओवर रेशियोज में कौन कौन सी आती हैं, सबसे पहले है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखो टर्नओवर का बेसिक मतलब है सेल, ठीक है। तो सेल यहाँ पे आपके पास माइंड में रखोगे तो आपके पास आइडिया रहेगा। उसके बाद आता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। आफ्टर दैट आपके पास है नेक्स्ट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। लास्ट वन इज जो मेन है, दैट इज वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री
का सेल्स के साथ कंपैरिजन, डेटर्स का सेल्स के साथ कंपैरिजन, क्रेडिटर्स का सेल के साथ कंपैरिजन, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जितनी भी करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को घटा दो, वो क्या होती है? वर्किंग कैपिटल होती है। तो करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटीज को घटा देंगे तो जो अमाउंट निकलेगी वर्किंग कैपिटल। इस वर्किंग कैपिटल का कंपैरिजन किया हमने अपने टर्नओवर के साथ। हल्का सा मैं आपको जो इसके फॉर्मूलाज हैं वो भी बता देती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ क्लियर होते जाएं। तो जो इन्वेंट्री के लिए इसने देखो क्या वर्ड यूज कर दिया है? स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है जी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है, इसको हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा सेल हुआ होता है उसका कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? एवरेज इन्वेंट्री के साथ। एवरेज इन्वेंट्री मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। जहां भी एवरेज होगा वो क्या होगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, क्लोजिंग कितनी है, उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 के साथ, और एवरेज इन्वेंट्री। अब बेसिकली आप मीनिंग समझते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हमारी जितनी भी सेल हुई उसमें से हमने ऑन एन एवरेज हमारे पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी होती थी। मान लीजिए अगर मैं आपको ये कह देती हूँ कि मैंने ना पूरे साल में 1 लाख की सेल करी है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर मीनिंग क्लियर होगा, मैं फिर कह रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किसी भी तरह के एमसीक्यू आपको आप हैंडल कर सकते हो। सेल 1 लाख करी है आपने, और एवरेज इन्वेंट्री जो आपके पास पड़ी थी, ये ऑन एन एवरेज एक टाइम पे आपके पास 20,000 की इन्वेंट्री पड़ी रहती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पूरे साल में 1 लाख की करी है, तो मतलब कि आपने 5 टाइम्स इन्वेंट्री नहीं मंगवाई। 5 टाइम्स जो ऑन एन एवरेज कितने की इन्वेंट्री रहती है आपके पास? 20,000 की। तो एक बारी 20,000 की बेची, फिर अगले टाइम पे फिर आपके पास 20,000 की पड़ी, मतलब आपने फिर उसको हर टाइम पे आपके पास 20,000 की पड़ी हुई थी, और टोटल आपने 1 लाख की बेची। मतलब आप ये कहोगे ना कि 5 टाइम्स मैंने इन्वेंट्री को क्लियर करा है अपने पास से। जितनी ज्यादा ये रेशियो हाई आएगी, देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाली अगर हाई है तो फिर आप ये बताओगे, आपके पास क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि आप ये बताइए कि जो नीचे में जो आपके पास ऑप्शंस हैं एमसीक्यूज के अंदर, कि कौन सी वाली रेशियो बेटर है, कौन सी वाली रेशियो अच्छी है, तो उसने कह दिया कि इसमें से बताइए कि हायर वाली अच्छी है, कौन सी वाली रेशियो हायर हो तो अच्छी रहेगी। तो आपको फिर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तभी बता सकते हो आप। तो आपने ये याद रखना है कि अगर आप टर्नओवर का सेल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं इन्वेंट्री के साथ, तो इसका मतलब ये है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि इन अ पर्टिकुलर ईयर जो इन्वेंट्री है वो कितने टाइम रिप्लेस करी गई है बायो बिजनेस में। द मोर टाइम्स ही इज रिप्लेसिंग द इन्वेंट्री इन अ ईयर, द बेटर इट इज। सो हायर उतना होना इसके लिए क्या है, ये बेनिफिशियल रहता है, ये हायर होना बेनिफिशियल रहता है। ये भी नोट कर लीजिए बिकॉज एमसीक्यू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव डेटर टर्नओवर। अब इसको थोड़ा सा, अब आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर था, तो इन्वेंट्री में अपन ने क्या किया था, स्टॉक का एवरेज इन्वेंट्री का कंपैरिजन किया था किसके साथ? टर्नओवर के साथ। तो अब अपन नेक्स्ट जंप कर रहे हैं। हाँ, एक और चीज अपने माइंड में रखनी है कि अगर पेपर में आपके पास बाय चांस छोटा सा कोई एमसीक्यू बन के आ गया और आपके पास वहां पे सेल्स नहीं दी हुई, वैसे तो अपन ने क्या किया है, सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री लिखा है, बट अगर वो नहीं दी हुई है और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, सीओजीएस भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसका आपने कंपेरिजन किसके साथ कर दिया? एवरेज इन्वेंट्री के साथ कर दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ पर सेल्स वर्ड लिखा आ सकता है, यहाँ पर नेट सेल्स लिखा हुआ आ सकता है। सेल्स, नेट सेल्स, सीओजीएस, ये सारे वर्ड्स ही हैं जो कि इन्वेंट्री टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। अब नेक्स्ट इज डेटर टर्नओवर रेशियो। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। पहले अपन ने क्या किया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब अपन क्या कह रहे हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास एवरेज डेटर्स हैं अपॉन क्रेडिट सेल। एवरेज डेटर एक टाइम पे जितने भी रहते हैं, और क्रेडिट सेल जितने भी अपन ने करी है, ठीक है। तो डेटर्स टर्नओवर क्या हो गया एक तरह से,
वही बात फिर यहाँ पे आ गई कि जितनी भी आपने उधार पर सेल करी, जितनी भी आपने उधार पर, आपने टोटल पूरे साल बिजनेस की में 1 लाख की सेल करी, बट ऑन एन एवरेज आपके जो डेटर्स थे वो क्या थे, हर बारी मतलब हर मंथ आपके 20,000 के डेटर्स की रेशियो रहती थी कि मतलब ऐसे इतने अमाउंट की डेटर्स होते थे जिनसे आपने पेमेंट लेनी थी, ठीक है। बट टोटल आपने कितनी करी है क्रेडिट सेल, 1 लाख की, तो मतलब कि 5 टाइम्स वो आपका पे करते गए, ठीक है। तो ये भी क्या है, जितना जितना ये सेटिस्फैक्टरी होगा उतना बढ़िया है। उसके बाद आपके पास क्या है, डेटर टर्नओवर और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, इसमें अपन क्या कर रहे हैं बेसिकली, जितने भी अब यहाँ पर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स को माइंड में रखेंगे, ठीक है। तो जितनी भी आपके पास एवरेज क्रेडिटर्स हैं, वहां पर क्या था, एवरेज डेटर्स थे, अब क्या आ जाएगा, एवरेज क्रेडिटर्स आ जाएगा। जितने भी एवरेज क्रेडिटर्स थे उसको आपने किसके साथ कंपेयर किया, नेट एवरेज क्रेडिट परचेज, परचेज के साथ। देखो डेटर्स क्या होता है, जो आपने सेल करी और बदले में जिनसे आपने पैसा लेना है। टोटल आपने सेल करी 1 लाख की, ऑन एन एवरेज आपके पास कितने डेटर्स रहते थे, 20,000 के, मतलब 5 टाइम्स आपके डेटर्स में आपका पेमेंट कर दिया। नेट जितनी भी आपने उधारी करी और जितने आपके पास ऑन एन एवरेज, मान लीजिए आपने 1 लाख का पूरे साल में उधार पे चीजें खरीदी और एक टाइम पे आपके पास 20,000 के क्रेडिटर्स आपके रहते थे, आपके सिर के ऊपर कर्जा रहता था ऑन एन एवरेज हर दिन, अगर आप बिजनेस का कंपेयर करें। पूरे साल में टोटल कितनी करी है, उधार कितना लिया, 1 लाख का। बट एक टाइम पे अगर आप पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर मंथ की बात करें तो तब क्या था, 20,000 के क्रेडिटर्स रहते थे आपके, मतलब आप 5 टाइम्स क्या कर रहे हो, उनको पे कर देते हो, ठीक है। जितना ज्यादा ये टाइम ज्यादा आ रहा है उतना ज्यादा मतलब क्या है कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, आप उतना जल्दी अच्छा पे कर रहे हो उसको, ठीक है। तो अगर 6, 7, 8 आ रहा है तो मतलब जितना बढ़िया है, जितना ज्यादा आप पे करते हो, जितने टाइम, ये क्रेडिटर्स की बात है ना, जितना मतलब उनको पे कर रहे हो, जितना बढ़िया आप उनको पे करोगे उतनी रेशो ये हाई आएगी। और इसका क्या है, ये जब आपके जो आपको लोन वगैरह देना होता है, तो लोन के टाइम पे जो आपके क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो को वो चेक करते हैं, ठीक है, कि बंदा कितना बढ़िया बिजनेसमैन पे कर पा रहा है, उसका क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्या है, ठीक है। जितना हाई होगा उतना अच्छा होगा। और डेटर्स टर्नओवर रेशियो जितना हाई होगा उसका मतलब है कि हमारा पैसा डूब नहीं रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, वो आ रहा है, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, कि जो आपके पास कितनी जल्दी आपके एक बिजनेस में इन्वेंट्री जो है वो बिजनेस से निकलती है और रिप्लेस करी जाती है, नई मंगवाई जाती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट बेसिक से क्लियर हो रहे हैं। तो पहला इसमें क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो, यहाँ पर क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशियो, यहाँ पर डेटर्स टर्न ओवर रेशियो, फिर आ गया आपके पास वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या था जी, वर्किंग कैपिटल क्या था, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करने पे जो भी बेसिक अमाउंट बचती है वो क्या है, करंट वर्किंग कैपिटल होती थी। अब इस वर्किंग कैपिटल का आपने कंपैरिजन कर दिया किसके साथ, लिक्विडिटी आपके सेल्स के साथ, सॉरी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर आपको भूल भी जाना, देखो टर्नओवर क्या है, टर्नओवर, तो आपका जो टर्नओवर है, सीओजीएस भी लिखा आ सकता है एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, और नेट सेल भी लिखा वर्ड आ सकता है, या अकेला सेल भी आ सकता है, उसको आपने डिवाइड कर दिया वर्किंग कैपिटल के साथ। ये बात याद रखिएगा, वर्किंग कैपिटल हमेशा आपकी लिक्विडिटी को शो करती है। वर्किंग कैपिटल का बेसिक मतलब क्या है, कि एक बिजनेस के पास एक्स्ट्रा पैसा कितना रह जाता है, मतलब ऑन द स्पॉट छोटी छोटी जो लाइबिलिटीज, उसकी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं वो पे कर दी उसने, फिर भी उसके पास कितना पैसा ऐसा बचता है जो लॉन्ग टर्म के लिए पे किया जा सकता है, या फिर कितना पैसा है उसके पास जो उसके पास एक तरह से एक्स्ट्रा पड़ा है, कि अचानक से कोई लाइबिलिटी आ जाएगी तो उसको खत्म कर देगा, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज उसने पे कर दी हैं, फिर भी उसके पास करंट एसेट के फॉर्म में कुछ पैसा, कुछ अमाउंट है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, आप मान लीजिए कि आप आपकी जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, मतलब आप बेसिकली आप ये कह रहे हो कि मैं अगर सेल करता हूँ 1 लाख की, तो मेरे पास ना ऑन द स्पॉट और एट एनी टाइम ऑफ द ईयर 10,000 तो मेरे पास एक्स्ट्रा रहता ही रहता है, मतलब एज अ कैश। तो आपने क्या किया, वर्किंग कैपिटल का कंपैरिजन किया सेल्स के साथ, और आपने देखा कि मेरा तो जो मेरे पास जो वो 10 टाइम्स है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका कंपैरिजन करते हो, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस वन। आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। यहाँ पर क्या था, करंट रेशो, लिक्विड रेशो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो,
ये हमारा रह गया है, ये हम अपकमिंग क्वेश्चंस में साथ साथ उसको करेंगे। इफ अब मेरा स्किप हो गया तो अपन उसको वापस इसी क्वेश्चन पे आके क्लियर करते हैं। फिलहाल एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे टर्न करते हैं। तो आपको ये माइंड में हो गया कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो क्या है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो आपका किस में आ जाएगा, लिक्विडिटी, यहाँ पे एक्टिविटी रेशियो में, जिसको हम क्या कह देते हैं, टर्नओवर रेशियो भी कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। If the operating ratio is 70%, the net profit ratio will be। अब आपको एक बार फिलहाल के लिए सीधा माइंड में ये रखना है कि ऑपरेटिंग, पहली बात हल्का सा मैं माइंड में ये आपको बिठा देती हूँ कि जितना भी आपके पास देखो कितने तरह के कौन से खर्चे होते थे, ठीक है। एक होते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक होते थे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जो पैसा आपके पास बिजनेस ऑपरेशन से, जो पैसा बिजनेस करते वक्त, जैसे आपने कुछ उधार पे खरीदा या आपने सेलिंग एक्सपेंसेस पे करे, मान लीजिए, तो सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही हैं कि आपने बिजनेस को बनाने, आपके प्रोडक्ट बन गया है सपोज, बट फिर भी प्रोडक्ट बनने के बाद अभी और भी तो खर्चे होते हैं ना, अपने ऑफिस के खर्चे पे करिए, आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस का पे करा, आपने किसी को कमीशन दिया कि आपका प्रोडक्ट बिक जाए, वो सारे खर्चे क्या थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे। नॉन ऑपरेटिंग में क्या हो सकता है, जैसे डेप्रिसिएशन है, ठीक है, ये प्रोडक्ट को बेचने में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है नॉन ऑपरेटिंग का बेसिकली, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन वगैरह हो गए, ये सारे क्या हो गए, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हो गए। तो फिलहाल आपने क्या माइंड में रखना है कि जो ऑपरेटिंग रेशियो होती है ना, वो क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास पेपर में 70% ऑपरेटिंग रेशियो आ गई, ठीक है, और वो परसेंटेज में लिखी हुई है, इस बात को याद रखिएगा, ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो क्या दी हुई है, परसेंटेज में दी हुई है। कुछ नहीं करना आपने, 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो को माइनस कर दीजिए, 100 में से इसको माइनस किया, इट इज 30%। तो आपका ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया, 30% आ गया। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। आइडियल करंट रेशियो क्या होती है, आइडियल करंट रेशियो, हल्का सा मैं आपको ऊपर उधर ऑपरेटिंग रेशियो का बता देती हूँ, क्योंकि जो अपन ने अभी हम यहाँ पे ये जो है दिस वन, हमने ना अभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का डिस्कस नहीं करा, तो आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि जो अपन ने अभी फिलहाल ये डिस्कशन करी है ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में, तो वो किस में आता होगा, ठीक है। तो आपने ये तो आपने पेपर में अपियर होने से पहले माइंड में रट्टा मार के जाना ही जाना है कि कौन सी रेशियो किस रेशियो के अंडर आ रही है। तो ऑपरेटिंग रेशियो किसके अंदर आ रही है, ऑपरेटिंग रेशियो आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में। ऑब्वियसली आपको नाम से पता चल रहा है ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसमें मैं एक बार हल्का सा ऊपर से बताती हूँ आपको, दैट इज जब भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को क्या बोलते हैं, जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी आ सकता है, जैसे कि ग्रोस प्रॉफिट रेशियो जो है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या होता था, जितना भी हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या था कि बिजनेस में आपने प्रोडक्ट को बनाया, ठीक है, प्रोडक्ट को बनाकर अभी हमने बेचा नहीं है, मतलब इन फैक्ट्री में आपका कितना खर्चा हुआ था उसको आपने माइनस कर दिया सारा, ठीक है। तो उसको डिवाइड किया आपने सेल्स के साथ, ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स के ऊपर होता है, जितने भी रेशियोज होती हैं, जैसे नेट प्रॉफिट है तो ये भी उसके अकॉर्डिंगली सेल्स के ऊपर ही जाता है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सेल्स के ऊपर ही होती है अक्सर ही। तो ग्रॉस प्रॉफिट का थोड़ा सा और माइंड में याद दिला देती हूँ, सेल्स जिसको अपन जिसको अपन क्या बोलते थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये याद रखिएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल्स को अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कह सकते हैं। तो सेल्स में से जितना भी आपने सेल किया उसमें से गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, ठीक है, बनाने पे, वो आपने माइनस कर दी, तो जो भी पैसा बचा वो ग्रॉस प्रॉफिट होता था, और ग्रॉस प्रॉफिट को किसके साथ डिवाइड कर दिया, सेल्स के साथ, इनटू
100। और ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज किस में आती हैं? परसेंटेजेस में आती हैं, ठीक है। जबकि जो टर्नओवर रेशियो होती है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जो टर्नओवर रेशियो होती है वो टाइम्स में आती है, 5 टाइम्स 6 टाइम्स। जबकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किस में आती है? परसेंटेज पे। ये भी एमसीक्यू है, इसलिए इसको याद रखना है। अगली रेशियो जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गई, एक होती है नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, एक होती है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो आ जाए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाए, नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाए, ये सारी क्या है, इसके अंदर ही आएंगी, ठीक है। एक एक्सपेंस रेशियो भी होती है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अपने ये चारों को याद रखना है कि ये सारी किस में आ रही है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में आ रही है, ठीक है। जो मैंने अभी ये 4 बताई है ना आपको, ग्रॉस, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो और एक्सपेंस रेशियो, ये सारी क्या है? जनरल वाली है, जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। इसको थोड़ा सा दोबारा से क्लियर करती हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी में एक कैटेगरी है जनरल। जनरल के अंदर क्या है? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, जिसमें आप क्या कर रहे हो? ग्रोस प्रॉफिट को कंपैरिजन कर रहे हो सेल के साथ, इनटू 100 कर देते हो। आगे क्या आ गया आपके पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑब्वियसली यहाँ पर आपने ग्रोस प्रॉफिट को रखा था, अब अपन क्या कर रहे हैं? ऑपरेशंस का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो हल्का सा ऊपर को ध्यान से सुनिए कि जितनी बढ़िया आपकी ग्रोस प्रॉफिट रेशियो हाई है, मतलब जितना प्रॉफिट आपका ग्रोस का हाई है, देखो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है ना, इसमें जितनी ये हाई निकलेंगे उतना क्या होएगा? ये बेटर रहने वाला है। उसके बाद आपके पास क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए कि ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? इसको नोट बना लीजिए। जितना भी आपका सीओजीएस था, अपन ने यहाँ पे निकाला था ना, जितना भी सेल है उसमें से सीओजीएस माइनस कर दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहता है कि भाई आपने तो सीओजीएस नहीं माइनस करना, सीओजीएस तो माइनस करेंगे ही करेंगे, सीओजीएस के अलावा और भी तो खर्चे होते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में और क्या आ सकता है? एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है उसको अपन ऑपरेटिंग कॉस्ट कह सकते हैं। जो बिजनेस फैक्ट्री में बाहर आने के बाद जो प्रोडक्ट के ऊपर खर्चे होते हैं, ठीक है। आपने बाहर सैलरी भी दी, आपने कोई रेंट वगैरह पे करा, आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन का करा, आपने कोई इंश्योरेंस पे किया, ठीक है। तो बाहर के खर्चे भी तो होते हैं, वो भी इसमें ऐड करो, तो वो क्या हो गई आपकी? ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई, ठीक है। तो अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं? इसमें अपन सेल्स का कंपैरिजन आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में सीओजीएस तो आ रहा है, सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आ रही हैं, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशियो में क्या है? आप ऑपरेटिंग कॉस्ट का कंपैरिजन कर रहे हो सेल के साथ, ऑपरेटिंग कॉस्ट का ये माइंड में रखना है। तो ये जितनी कम होगी उतना बेटर होगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे, पहली नंबर पे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड नंबर पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। अब आपके पास एक रूल आ सकता है कि मान लीजिए आपके पास अगर तो परसेंटेज में आ गया, देखो फिर तो मैंने आपको याद करा ही दिया कि सीधा माइनस करना है परसेंटेज में, और ये आपका क्या आ गया? नेट प्रॉफिट रेशियो आ गया 30%, ये रहा, ठीक है। अगर आपके पास वो नहीं आ रहा है परसेंटेज में, तो फिर कैसे करोगे? आपको बोल दिया गया कि आपने ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, आप बोलोगे ठीक है जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है क्या बेसिकली? देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या चीज थी? यहाँ पे एक बारी आइए, इसको लिए थोड़ा सा और क्लैरिटी से बताने के लिए, फिलहाल मैं अब बात कर रही हूँ किसकी? ग्रोस प्रॉफिट की। उसके लिए क्या किया था? सेल्स में से सीओजीएस को माइनस किया था, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो सेल्स में से सीओजीएस को भी माइनस करो, और जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको भी माइनस कर दो, ठीक है। तो जो पैसा बचा, जो अमाउंट बची, वो सारी आपकी क्या थी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी, कह सकते हैं जी। अब यहाँ पे मैं आपको पूछती हूँ, नहीं नहीं आप ना, मुझे ये टर्म नहीं मुझे चाहिए ऑपरेटिंग वाली, आप मुझे पूरा पूरा सीधा सीधी बताओ कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे भाई मैं बता देता हूँ, जितना भी मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अपने बिजनेस का बताना है अभी, ठीक है।
तो जितना भी सेल्स वूल करके ये सारी सेल्स का कंपैरिजन है, सेल्स वूल करके जितना पैसा आया मैंने बता दिया। प्लस मेरे पास कुछ ऐसी इनकम्स भी हो सकती हैं जो कि क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है। होती है ना ऐसे, कई बार एक बिजनेस मेन काम हम क्या कर रहे होते हैं, ठीक है, बट फिर भी साथ में क्योंकि हमारा बिजनेस ही ऐसा है तो हमारी कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी आ जाती हैं, जैसे कि आपने फिक्स्ड एसेट्स बेच दी तो नॉन ऑपरेटिंग ही हुई, आपका बिजनेस हो रहा है ना सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स को बेचने का, फिर भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आ। बट और मैं क्या माइनस कर देता हूँ, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, मान लीजिए मैंने एक एसेट को बेचना था, ठीक है, मेरा काम जो है वो प्रोडक्ट ए बनाने का है, बट प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए जो मैं मशीन यूज करती थी वो खर्चा आया मेरा, ठीक है, ठीक है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया ना, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दिया, तो ये मेरा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। ये आपका रूल हो गया, समझ गए जी? ध्यान से दोबारा से, सेल में से जितनी भी आपने गुड्स बेची, गुड्स गुड्स सोल्ड, उसकी कॉस्ट माइनस कर दी तो क्या आ गया, ग्रोस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या कहता है, सेल्स में से आपने जितनी भी गुड्स आपने बेची उसकी कॉस्ट माइनस कर दी, प्लस जितने भी आपके ऑपरेशन को और जो खर्चे आए थे, आपने कमीशन दिया वो सारे माइनस कर दिए, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। सेल्स में से आपने सीओजीएस भी माइनस कर दिया, आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर दिए, है ना। तो अब आपने, डायरेक्टली बता रही हूँ, डायरेक्टली सेल्स में से जितनी कॉस्ट आई थी गुड्स की, मैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ट्राई कर रही हूँ, जितनी भी गुड्स बेची थी वो भी माइनस कर दी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो भी माइनस कर दिए, ठीक है, और उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो इनकम्स थी वो क्या कर दी, ऐड कर दी, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या कर दिए, माइनस कर दिए, सारा का सारा हिसाब निकाल के आपके पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। आई होप ये क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, सेल्स में से सीओजीएस, ऑपरेटिंग में से सेल्स में से सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट निकालना है तो जितना भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया उसमें से नॉन ऑपरेटिंग की एडजस्टमेंट कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, तो आपका प्रोडक्ट आपका जो है नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो आई होप कि ये क्लियर है। अगर स्टिल आपको लगता है कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा, whenever you watch this video, just leave a message for this. चलिए, तो आइडियल करंट रेशो हमने कर लिया है। हाँ जी, लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले भी क्लियर करा है कि जितनी भी करंट एसेट्स हैं, ठीक है, ये कहता है लिक्विड, क्विकली बताओ क्विक कैश किसको, मतलब जो क्विकली कैश में कन्वर्ट होने वाला, तो अच्छा क्विकली वाला है तो जितनी भी करंट एसेट्स है तो स्टॉक एक बार ही रहने दो, शायद क्विकली कन्वर्ट नहीं है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी रहने दो, ठीक है, तो जो बाकी बचे गए करंट एसेट्स वो सारी क्या है, वो लिक्विड या फिर क्विक एसेट्स हैं आपकी। टर्नओवर रेशो किस में हेल्प करती है, टर्नओवर रेशोज किस में हेल्प करती हैं, टर्नओवर रेशोज प्लानिंग में हेल्प करती है, मैनेज करने में हेल्प करती हैं, आपकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करती हैं, वो क्या चीज करती है। तो देखिए टर्नओवर रेशो को याद करिए, आप क्या टर्नओवर रेशो में जब आपके माइंड में हो तो आपने क्या ध्यान में रखना है कि कोई दो तीन चीजें माइंड में आपके बारे में सीधा स्टक कर जानी चाहिए, सीधा ही, कि टर्नओवर रेशो कौन सी होती थी, डेटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, वो सारी चीजें, ठीक है। तो जो टर्नओवर रेशो है वो क्या करती है, उसका ना जो आपका प्लानिंग होता है फाइनेंस से डायरेक्टली उसका कोई लेना देना नहीं, देखो आप खुद ही याद कर लो, आप खुद ही माइंड में रखो, इन्वेंट्री का कंपैरिजन कर रहे हो सेल के साथ, डेटर्स का कंपैरिजन कर रहे हो सेल के अकॉर्डिंगली, ठीक है, क्रेडिटर्स का क्रेडिट परचेज का कंपैरिजन कर रहे हो, क्रेडिट परचेज का, ठीक है, क्रेडिटर्स के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, वर्किंग कैपिटल का कंपैरिजन कर रहे हो सेल्स के साथ, है ना। तो ये सारी चीजें फाइनेंस का, तो फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग हो उसके बारे में कुछ नहीं बताती, रिसोर्सेज के बारे में नहीं बताती, ये आपका बेसिकली परफॉर्मेंस चेक कर रही है कि भैया आप कितना जल्दी स्टॉक को क्लियर कर रहे हो, कितना जल्दी आप अपने डेटर्स से पैसा ले पाते हो, कितना जल्दी आप पे कर पाते हो, कितना कितना आपके पास ऑन द स्पॉट कैश अवेलेबल होता है एज कम्पेयर टू योर सीओजीएस और सेल्स, ठीक है।
तो आप इसका आपके लिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से एनालिसिस करती है। तो टर्नओवर हमेशा इसके लिए भी वर्ड आ सकता है कि इवेल्युएट करना परफॉर्मेंस को, या आपकी एफिशिएंसी को चेक करना। एफिशिएंसी वर्ड आ जाए, परफॉर्मेंस वर्ड आ जाए, आपने क्या याद रखना है, टर्नओवर रेशियोज को माइंड में रखना है। आफ्टर द वर्ड व्हिच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन क्विक एसेट्स, कौन से जो है क्विक एसेट्स में नहीं आते। इन्वेंट्रीज क्विक में ये दोनों चीजें आएंगी, ट्रेड रिसीवेबल्स भी आएंगी, इन्वेंट्रीज नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो करंट एसेट्स होती है उसमें से स्टॉक माइनस कर दो और उसमें से क्या माइनस कर दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो, तो क्या आ जाता है आपके पास, लिक्विड एसेट्स आ जाती हैं। तो लिक्विड को हम क्या कह देते हैं, क्विक भी कह देते हैं, क्विक और क्या कह देते हैं, एसिड कह देते हैं। तो इन्वेंट्रीज उसमें नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटर्स जो है वो 40 के हैं, बिल रिसीवेबल 20 का है, क्रेडिट सेल जो है वो ईयर का फॉर द 7 years 2,40,000 है। तो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, आपने ये बताना है। अब आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है इन मंथ्स, कुछ नहीं है आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड। आपने डेटर टर्नओवर रेशियो किया था, डेटर टर्नओवर रेशियो क्या था, डेटा टर्नओवर रेशियो क्या था, फॉर्मूला याद करिए। डेटा टर्नओवर रेशियो क्या था, जितने भी आपके डेटर्स थे, जितने भी आपके पास डेटर्स थे, उसका आप किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो, एवरेज डेटर्स जितने भी आपके पास रहते हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास एवरेज डेटर्स रहते हैं उनका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो, आपकी क्रेडिट सेल, ठीक है, इसके साथ। तो ठीक है, देखो क्रेडिट सेल कितनी है, 2,40,000। यहाँ पर एवरेज डेटर्स नहीं दिए हुए, सीधा ही दिया हुआ है, तो अब सीधा ले लेते हैं 40 + 20 60। तो 2,40,000 की आपने क्या करी है, सेल करी है। एवरेज एड्रेस कितने हैं, 60,000 के, कितना आ गया, ठीक है, 4 आ गया जी, 6 या 4 आ गया माइंड में आपके। तो अब क्या कर रहे हैं आपका, अब इसको आपने, उसने किसमें बोला है, मंथ्स में, ठीक है, तो मंथ्स में डिवाइड करिए। तो उसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1/12 से। क्रेडिट सेल फॉर द ईयर, 7 क्यों लिखा हुआ है, दिस इज अ टाइपिंग एरर। क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर कितना हो गया जी, 2,40,000। एवरेज कलेक्शन पीरियड बताना आपने, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज आ गई, 4 को डिवाइड कीजिए, 12 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 12 को आपने 4 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 3 months, ठीक है। अब कुछ नहीं था, ये कुछ भी नहीं था, आपने क्रेडिट सेल देखनी थी, वो कितनी दी थी, 2,40,000। ये कितना दिए थे, एवरेज 60, आपने उसको डिवाइड किया, आपका क्या आ गया, 4, ठीक है, 4 टाइम्स आ गया, ठीक है। अब 4 टाइम्स क्या है, एक आपका जो इन्वेंट्री है वो, सॉरी इन्वेंट्री कह रही है, आपके जो डेटर्स हैं, ये मतलब वो 4 टाइम्स आपके डेटर्स क्लियर कर देते हैं आपकी पेमेंट, ठीक है। तो पापा इसको पूरे साल से कंपेयर करें तो वो 3 months में ऑन एन एवरेज आपका जो एक डेटर है वो आपकी पेमेंट कर देता है, ठीक है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड जो मंथ में है वो क्या आ गया, 12। और अगर यही चीज हो मंथ ईयर्स में, सॉरी डेज में पूछी गई होती, तो हम क्या करते हैं, 365 के साथ डिवाइड कर देते हैं उसको, अगर वो डेज में पूछता। अगर वो ईयर्स के साथ मंथ में पूछी है तो अपन इसको 12 के साथ डिवाइड कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। द मोस्ट रिगरस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी, जो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो थी, कैश, और जिसमें कि क्या आता है, मार्केटेबल इसमें ये आते थे, तो इसको अपन ने क्या कह दिया, एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो क्या है, ये सबसे ज्यादा रिगरस है, ये कुछ भी नहीं लेती,
ये सिर्फ कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को लेती है। तो इसको अपन ने क्या कह दिया, एवरेज लिक्विड सॉरी एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो क्या हो गई हमारी, मोस्ट लिक्विड, मोस्ट रिग्रेस। अब आपके पास उसने बोल दिया कौन सी रेशो अगर हायर है तो वो सही रहेगी, और ये किस चीज के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा। नेट प्रॉफिट रेशो हायर है तो वो सही रहेगी, बिल्कुल। नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन किसके साथ होता है, सेल्स के साथ, जितना ही ज्यादा होगा उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। बट तो इसके स्टॉक टर्नओवर रेशो, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशो क्या था कि आपने जितनी भी सेल करी और आपके पास जितनी इन्वेंट्री रह रही है, ठीक है, मतलब साल में आप एक साल में कितनी बारी इन्वेंट्री को क्लियर करते हो और नई ऑर्डर देते हो, ठीक है। तो ये भी जितनी हाई होगी बढ़िया रहेगी, तो इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो क्या था, ऑपरेटिंग कॉस्ट का कंपैरिजन था सेल्स के साथ। तो ये जितनी ज्यादा होगी कॉस्ट उतना ज्यादा काम खराब है, तो ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं करता, ऑपरेटिंग रेशो इसके ऊपर अप्लाई नहीं करता। तो ये क्या आ गया, नाइन्थ का सी ऑप्शन आ गया आपके सामने। आई होप कि क्लियर है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ डेटर्स। डेटर्स का कलेक्शन जो है, आपके पास डेटर्स जो हैं वो आए, ठीक है, मतलब उन्होंने पेमेंट कर दिया आपको। हमने क्या ये करंट रेशो को बढ़ाएगा घटाएगा क्या करेगा। तो करंट रेशो क्या थी भाई, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स मान लीजिए 1000 रुपए की हैं, और डेटर्स थे आपके पास पहले जिनकी पेमेंट आ गई है, ठीक है, उन्होंने मान लीजिए 500 आपको दिए, ठीक है, 500 आपको डेटर्स ने आपको पेमेंट कर दी, ठीक है। तो कैश टू डेटर्स होता है जी, कैश टू डेटर्स होता है। तो डेटर्स क्या हो गए आपके कैंसिल, डेटर्स कम हो गए, कैश क्या हो गया, आ गया, कैश आ गया प्लस कर दिया, डेटर्स कम हो गए तो माइनस कर दिया। तो ओवरऑल तो इस एंट्री का कोई इम्पैक्ट नहीं रहा करंट एसेट्स के साथ, ठीक है। तो मतलब कि करंट एसेट्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि डेटर्स की कलेक्शन जो है वो एक ऐसी एंट्री है, इस एंट्री में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, डेटर्स जा रहे हैं, दैट्स ऑल। तो मतलब कि दोनों हैं तो एसेट नेचर के, एक एसेट प्लस हो गई एक माइनस होगी, करंट एसेट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अपन इसका आंसर क्या बोलेंगे कि इट हैज नो इफेक्ट ऑन द करंट रेशियो। नेक्स्ट वी हैव प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज यूज्ड इन। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज यूज्ड इन, अब इसको समझिए थोड़ा सा। जितनी भी हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज अभी तक करी हैं, उसमें अपन ने भी जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को करा है। उसमें क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ रहा है, उसमें ऑपरेटिंग रेशियो आ रहा है, उसमें नेट प्रॉफिट रेशियो आ रहा है, उसमें अगर आपके पास कोई वर्ड ऐसा आ जाए एक्सपेंस एक्सपेंस रेशियो, तो ये सारी क्या है, ये जनरल है। इसके अलावा कुछ और अदर्स में भी कुछ कैटेगरीज हैं जो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की कैटेगरी के अंदर आती हैं, तो हमें याद करनी पड़ेंगी। मैंने आपको बोला था कि मैं ट्राई करूंगी धीरे धीरे सारी जो एमसीक्यूज के अकॉर्डिंगली है वो आपको कवर कराते जाऊं, लेकिन अगर मैं इकट्ठे कराऊंगी तो शायद वो माइंड में चीजों को याद रखना में भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपने आपके पास यहाँ पर, अब मैं आपको अदर्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन दे रही हूँ, क्योंकि अदर्स के बेसिस पे इसको डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आप नोट कर लीजिए, अदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आपके पास है सबसे पहले रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट और नेट वर्थ, ठीक है। एक और नोट करिए, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल ये वाले रेशो के बाद ही आपके पास से क्या निकलता है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये टर्म आ गई ना, कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन
कैपिटल एम्प्लॉयड। बाकी और भी हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आते जाएंगे उनके अकॉर्डिंगली अपन डिस्कस। फिलहाल ये 3 याद रखिए जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आती है। देखिए पहली कौन सी है, रिटर्न और शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर्स ने जितना भी पैसा लगाया शेयर होल्डर्स में, ठीक है, तो जो नेट प्रॉफिट होता है ना, नेट प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट क्या था, सब कुछ नेट प्रॉफिट में क्या था, सारे खर्चे निकाल के सीओजेएस भी निकाल दिया था अपन ने नेट प्रॉफिट में से। अपन ने जितने भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो भी निकाल दिए थे। अपन ने जितनी हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो भी अपन ने माइनस कर दिए। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तब जाके हमारे पास नेट प्रॉफिट आया था। अब ये नेट प्रॉफिट किन के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, है ना। बट इस नेट प्रॉफिट में से आपने टैक्सेस को माइनस कर दिया, ठीक है, और आपने सारा इंटरेस्ट को भी क्या कर दिया, माइनस कर दिया। टैक्स को भी माइनस कर दिया, इंटरेस्ट को भी माइनस कर दिया। क्यों करा, क्योंकि डेटर्स थे, डेटर्स को अपन इंटरेस्ट देना था और टैक्स भी। अब इसके बाद जो भी पैसा बचा वो किसके लिए है, शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। तो अब देखो रट्टा नहीं मारना है, नाम से याद रखिए, रिटर्न मिल रहा है किनको, शेयर होल्डर्स को। वो कैसे मिलेगा, जितना भी नेट प्रॉफिट आपके पास आ गया उसमें से टैक्सेस माइनस किए, उसमें से इंटरेस्ट भी माइनस कर दे, क्योंकि इंटरेस्ट किनके लिए, किनको देना होता है, डेटर्स को। जो पैसा बचा वो शेयर होल्डर्स के लिए बच गया, ठीक है। तो अब ये जितना भी नेट प्रॉफिट आया उसमें से टैक्स माइनस किया, उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया, उसको आपने किससे डिवाइड कर दिया, शेयर होल्डर्स फंड के साथ, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड क्या था, जितने भी आपके, जितना भी पैसा आपने शेयर होल्डर्स के से लिया है, ठीक है, उसको उसको डिवाइड कर दिया नेट प्रॉफिट के साथ, ठीक है। अब आपके पास आ गया रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ जो शेयर होल्डर्स फंड है ना, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई तो किया नहीं हुआ है, तो यहाँ पर वो इक्विटी शेयर होल्डर्स भी आ गए, प्रेफरेंस भी आ गए, ठीक है। तो जो रिटर्न और शेयर होल्डर्स फंड है वो सबके लिए है, इक्विटी वालों के लिए भी और प्रेफरेंस वालों के लिए। मान लीजिए अब आप क्या करते हो, आप कहते हो नहीं नहीं भाई हमें तो सिर्फ इक्विटी का चाहिए, तो नेट प्रॉफिट में से आप टैक्स भी माइनस कर दो। आप डेटर्स रहते हैं आपके, उनको इंटरेस्ट भी दे दो। आपके प्रेफरेंस वाले हैं, आप प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड भी दे दो। अब जो पैसा बचा वो किसके लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के लिए। तो जितनी भी आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल पड़ी है उसके साथ इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये क्या आ गया, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल आ गया। मान लीजिए आपका जो प्रॉफिट है उसको एक इमेजिनरी अमाउंट है, 10 लाख आपका प्रॉफिट है, ठीक है, और आपका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कितना है, 5 लाख, ठीक है। तो आपने क्या 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 किया बेसिकली कि 2 लाख 2 की रेशियो में जो है वो क्या आ गया आपके पास, 2 की रेशियो में क्या आ गया, आपका डबल हो रहा है ना पैसा रिटर्न में, ठीक है। तो ये उनका क्या हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल आ गया। आफ्टर क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप कि पहले ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। इसको थोड़ा सा रिकैप देके इसको थोड़ा सा लिखते हैं। अदर्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में आपने किया रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर्स में क्या आ गया, सारे आ गए। जब सारे ही आ जाते हैं ना शेयर होल्डर्स वाले, मतलब इक्विटी शेयर भी आ जाए और प्रेफरेंस भी आ जाए, उसको बोलते हैं नेटवर्थ। जब इक्विटी भी आ जाए और प्रेफरेंस भी शेयर होल्डर, उसमें नेटवर्थ बोल सकते हैं। और शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट करना कुछ नहीं था, बस एनपी नेट प्रॉफिट में से टैक्स माइनस किया, उसमें से पहले उसके बाद पहले इंटरेस्ट माइनस किया, टैक्स माइनस किया, और फाइनली उसको डिवाइड कर दिया शेयर होल्डर्स फंड के साथ। जब हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल आया तो हमने इसमें से नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस किया, टैक्स माइनस किया, ठीक है, और डिविडेंड जो है वो भी माइनस कर दिया। कौन से वाला, प्रेफरेंस डिविडेंड। और इसको डिवाइड किया सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ, क्योंकि अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि इक्विटी वालों को कितना मिला, ठीक है। जितना भी इक्विटी वालों को पैसा मिला, ठीक है, हमने लास्ट टाइम कितना निकाला था, 2 लाख निकाला था ना। 10 को 5 लाख को 10 लाख से 10 को अपन डिवाइड किया सपोज 5 लाख के साथ, ठीक है। तो 2 लाख आ गया। जितना भी रिटर्न आया इक्विटी कैपिटल वालों को,
मान लीजिए 2 लाख आया, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो वो क्या आ गया, इक्विटी पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर, सॉरी अर्निंग पर शेयर। जितना भी किनको रिटर्न आया था, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ। तो क्या आ गया आपके पास, इक्विटी सॉरी अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। डिवाइड किया तो इक्विटी पर शेयर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये मैं आपको चैप्टर जो है पीछे छुड़वाया था, इसलिए थोड़ा सा डीप में करवा रही हूँ। अदरवाइज नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे वो बहुत इजीली जल्दी जल्दी कवर करवाने की कोशिश करूंगी। पीछे स्किप्ड है चैप्टर, इसलिए हमने थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा एफर्ट लगा रहे हैं। एक तो आपने ना इसमें 3-4 चीजें याद रखनी है। थोड़ा सा इसके फॉर्मूलाज हैं, अगर वो आपके माइंड में बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, 3 तरह की है। एक होती है ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड, एक होती है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, एक होती है प्रोप्राइटर प्रोप्राइटर कैपिटल एम्प्लॉयड। ग्रॉस, नेट, प्रोप्राइटर। जो ग्रॉस होती है ना, वो जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी एसेट्स हैं उसमें से आप माइनस कर दीजिए, जितनी भी एसेट्स हैं उसमें से माइनस कर दीजिए करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज को। तो आपके पास जो भी पैसा बचेगा वो क्या है, आपकी ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, नेट कैपिटल निकालने के लिए ये याद करने पड़ेंगे फॉर्मूलाज। टोटल एसेट्स में से जितनी भी टोटल एसेट्स हैं, या ऑल एसेट इसको अपन ने कह दिया, उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया, तो वो क्या है, नेट कैपिटल है। प्रोप्राइटर क्या होता है, प्रोप्राइटर सीधी सी बात है, सीधी सी हिसाब है। टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, चाहे वो नोन है चाहे वो सारी लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया आपने। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, आपके पास प्रोप्राइटर टर्नओवर रेशियो आ गया। यहाँ पे क्या किया था, टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस किया था, मतलब कि इस टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस किया, नॉन करंट को नहीं किया अभी। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म में जानी है अभी, तो वो क्या हो गया, नेट कैपिटल। ठीक है, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड का किसके साथ रिलेशन बना दिया अपन ने, डिवाइड किसके साथ कर दिया, जितना भी अपन ने कैपिटल निकाला है उसके साथ। ये डिपेंड करेगा हर बारी प्रॉफिट्स के ऊपर। बेसिकली आपने ये तीनों कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखना है। ठीक है, इतना एनफ है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज यूज्ड इन। अब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो गया होगा कि प्रॉफिट में से टैक्स और इंटरेस्ट को माइनस कर दिया। तो टैक्स को और इंटरेस्ट को माइनस करना, अगर वो डिविडेंड कह देता तो अपन क्या कहते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल अपन मानते। अगर वो शेयर होल्डर्स फंड, टोटल एसेट्स वाला तो बात ही नहीं है अभी। टोटल एसेट्स वैसे किस में थी, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में। फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचती है, शेयर होल्डर्स फंड वाली बचती है, दिस वन। मैंने आपके थोड़ी देर पहले पिछले रो नोट्स को देखिए, तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट या नेटवर्थ अगर वर्ड आ जाता तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट में से, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट टैक्स माइनस करके उसका कंपैरिजन करते हैं शेयर होल्डर्स के फंड के साथ। शेयर होल्डर्स के फंड में इक्विटी शेयर्स भी आते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, जितनी भी एसेट्स हैं उसमें से करंट नॉन करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दो तो वो ग्रोस के कॉन्टेक्स्ट में हो जाएगा। जितनी भी टोटल एसेट्स है उसमें सिर्फ करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल एम्प्लॉयड के कॉन्टेक्स्ट से हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है।
तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो गया, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, आपको वैसे भी नहीं याद हुआ है तो बस एक बार फिलहाल के लिए आपने यही माइंड में रखना है कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है, देखो प्रॉफिट आया बिजनेस का, उसमें से मुझे क्या कर दिया, मैंने अपना सारा डेटर्स को पेमेंट कर दी, मैंने गवर्नमेंट को पेमेंट कर दी, जो ऐसा बाकी बचा वो सारा शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, तो फिर वो हमारा शेयर होल्डर्स फंड माइंड में रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। करंट रेशो दी हुई इतनी, करंट क्विक रेशो दी हुई इतनी, करंट लाइबिलिटीज दी हुई है इतनी, और इन्वेंट्री बतानी है। आपको अच्छे से पता है कि करंट एसेट्स में से करंट क्विक एसेट्स का और करंट एसेट्स का डिफरेंस ही क्या है, इन दोनों में क्या फर्क है। इसमें इसमें सारी एसेट्स आती हैं, इसमें स्टॉक नहीं आता और ना ही प्रीपेड आते, ये आपको याद है अच्छे से। पहले एक बार क्या करते हैं अपन, करंट रेशो देखो, करंट रेशो कितनी दी हुई है, 2.7 अपॉन 1, मतलब करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स तो हमें पता नहीं, करंट लाइबिलिटीज कितनी दी हुई है, 60,000। ठीक है, तो करंट एसेट्स कितनी आ गई हमारे पास, 60,000 को मल्टीप्लाई करें 2.7 के साथ, 1,62,000। और यहाँ पर क्या हो गया, ये क्विक रेशो निकालते हैं, 1.8 अपॉन 1 करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कितनी है हमारे पास यहाँ पर, 60,000। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 108, ठीक है, 1,08,000। और वो कितना आ गया, 1,62,000। 1,08,000 और 1,62,000 का जो डिफरेंस है, देखो ये करंट एसेट्स है और ये क्विक एसेट्स है। डिफरेंस क्या है कि इसमें प्रीपेड और स्टॉक नहीं है, अभी फिलहाल प्रीपेड कुछ बात ही नहीं हुई, तो हम ये मान के चलेंगे कि इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन्वेंट्री की रेशो। तो 162 में से 108 गए, 62 में से 8 जाना मींस 54,000। दिस इज 54,000। इजी है देखने में, हमें छोटे छोटे एमसीक्यूज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये पेपर में ऐसे इस तरह के एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग रेशो इज, ऑपरेटिंग रेशो किस में आती है, आपको क्लियरली पता है। ऑपरेटिंग रेशो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में हमने क्या किया है, हमने जनरल की बात करी है और हमने अभी अदर्स की में से कुछ करी है। जनरल में क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आती है, जनरल में नॉन नेट प्रॉफिट रेशो आती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आती है, ऑपरेटिंग रेशो आती है सॉरी, और अदर्स में क्या आता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है जी, और क्या आता है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल आता है। ठीक है, रिटर्न ईपीएस आता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। तो फिलहाल ऑपरेटिंग रेशो किसके अंदर आ गई, ये इसके अंदर आ गई। एक्टिविटी रेशो में हमने 4 करी है जिसको हम टर्नओवर रेशो बोलते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो फिलहाल जो है अपन अभी सॉल्वेंसी रेशियो को डिस्कस नहीं किया है। थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में क्विक रिकैप दे देती हूँ। एक्चुअली सॉल्वेंसी रेशियो थोड़ी लिस्ट में लंबी है बट आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देना बनता है यहाँ पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो क्या है आपका, ये बताती है कि ये कितना क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर बात करती है बेसिकली। ठीक है, तो जब भी डेट इक्विटी रेशियो आएगी ना, डेटर्स का कंपैरिजन इक्विटी के साथ होगा, तो वो क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो है। ठीक है, डेटर्स का कंपैरिजन किसके साथ होगा, इक्विटी वालों के साथ होगा, तो हम क्या करेंगे उसको डेट इक्विटी रेशियो बोलेंगे। अब इसमें डेटर्स का कंपैरिजन, डेटर्स को ऊपर रख रहे हैं और इक्विटी एज अ डिनोमिनेटर आ रही है। डेटर्स कौन से होते हैं, हम इनको आउटसाइडर्स फंड भी कहते हैं, जो हमने बाहर से लिए हैं आउटसाइडर फंड। और इक्विटी क्या है, जो हमने खुद का पैसा लगाया, जिसको हम क्या कह देते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड।
आउटसाइडर्स को डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, शेयर होल्डर्स के साथ। अब एक्सटर्नल में क्या आ सकता है, एक्सटर्नल में सारे डिबेंचर्स, डेटर्स, डिबेंचर्स वगैरह सारे किस में आएंगे, एक्सटर्नल में। लोन वगैरह आपने लिया है तो वो सारा इसके अंदर आएगा। और शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ऑब्वियसली प्रेफरेंस इक्विटी सारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद तो आपको ये माइंड में बैठ गया कि डेटर्स का इक्विटी के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंसी रेशियो। अब हमारे पास है डेट टू नेटवर्थ रेशियो। डेट टू नेटवर्थ रेशियो, डेट टू नेटवर्थ भी यही है। डेट टू नेटवर्थ रेशियो क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आप देख लीजिए। आपने डेटर्स, डेटर्स क्यों लिख रहे हैं आप यहाँ पे, डेट 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 लिखनी है यहाँ पे, डेट मेरे मुंह से डेटर्स वर्ड आ रहा है। डेट का कंपैरिजन इक्विटी के साथ किया था, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, आउटसाइडर्स फंड मतलब डेट हो गया हमारा, और शेयर होल्डर्स फंड ही है। बट उसने क्या बोल दिया, नेटवर्थ, क्या बोल दिया, नेटवर्थ बोल दिया। तो हमने अभी शायद डिस्कशन भी किया था, नेटवर्थ में क्या होगा, नेटवर्थ में क्या चीजें माइंड में रखनी है आपने, नेटवर्थ में तो इसमें ना आप दो कॉन्सेप्ट, दो इसका जो रूल है उसको माइंड में रखिए। इसके लिए इसको यहाँ से रेज करते हैं। डेटर्स इक्विटी रेशियो क्या थी भाई, डेट इक्विटी रेशियो, सॉरी, डेट को डिवाइड किया हमने किसके साथ, इक्विटी वालों के साथ। ठीक है जी, डेट क्या थी, आउटसाइडर्स थी, शेयर होल्डर्स क्या, इक्विटी क्या है, जो शेयर होल्डर्स फंड है हमारे सारे। डेट टू नेटवर्थ में क्या है, इसमें ना एक टर्म होती है अक्यूमुलेटेड लॉस, और एक वर्ड होता है डेफर्ड एक्सपेंसेस। जब ये दो चीजें माइनस हो जाती हैं, ये दो चीजें माइनस हो जाती हैं किसमें से, शेयर होल्डर्स के फंड में से। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड में से अक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस कर दो, थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। और डेफर्ड एक्सपेंसेस को भी क्या कर दो, माइनस कर दो, तो जो पैसा बचेगा उसको हम नेटवर्थ बोलते हैं। तो डेट को नेटवर्थ से, इस वाली नेटवर्थ से जिसमें क्या हमने माइनस कर दिया, अक्यूमुलेटेड डेफर्ड को माइनस कर दिया, तो वो क्या आ गया हमारे पास, डेट टू नेटवर्थ रेशियो। ठीक है जी, तो अपन अभी फिर क्या, थोड़ा सा रिवीजन देती हूँ पहले मैं, फिर अपन नेक्स्ट रेशियो पे जंप करते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो में डेट इक्विटी रेशियो हमने किया, डेट टू नेटवर्थ किया, और एक आप करिए इक्विटी रेशियो, इक्विटी रेशियो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्रोपराइटरी रेशियो भी बोलते हैं, प्रोपराइटरी रेशियो भी बोलते हैं। देखो, डेट टू इक्विटी, डेट टू नेटवर्थ, इक्विटी या प्रोपराइटरी। अब बेसिकली ये क्या है, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, हम अपनी जितनी भी टोटल एसेट्स हैं, देखो बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट में आपके पास एक साइड पे क्या होता है, सारी एसेट्स, ठीक है, उधर क्या है आपका सारी, इधर क्या है सारी लाइबिलिटीज। जितनी भी टोटल एसेट्स हैं, ठीक है, उसका कंपैरिजन किससे कर रहे हो, शेयर होल्डर्स फंड के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड भी है, यहाँ पर आपके जो डिबेंचर्स हैं वो भी लिखे गए हैं, आपकी करंट लाइबिलिटीज लिखी गई हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी लिखी गई हैं, यही होता था सारा। बट आप क्या कर रहे हो, टोटल एसेट्स का कंपैरिजन सिर्फ शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपने क्या करा, शेयर होल्डर्स फंड का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, टोटल एसेट्स के, मतलब ये भाई एक देख रहे हैं कि शेयर होल्डर्स को देने के लिए टोटल एसेट्स
कितनी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो बेसिकली क्या है, जितने भी प्रोप्राइटर्स हैं, जितने भी आपके बिजनेस के ओनर्स हैं जिन्होंने पैसा लगा रखा है, वो अपने पैसे का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, टोटल एसेट्स के साथ कर रहे हैं, ठीक है। और इसको ना आप इस तरह से भी देख सकते हो कि इसको आप ये भी कह सकते हो कि किस एक्सटेंट तक, ध्यान से समझिए, किस एक्सटेंट तक जो टोटल एसेट्स हैं कंपनी की, किस एक्सटेंट तक जो टोटल एसेट्स हैं कंपनी की वो खत्म की जा सकती हैं शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए, ठीक है। उसमें अपन फिर एक बार ये नहीं सोच रहे कि हम प्रॉफिट का यूज कर रहे हैं, सॉरी यहाँ भी हम बिना क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट दिवाए, ठीक है, हम किस हद तक जो है शेयर होल्डर्स को टोटल एसेट्स में से पे कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका प्रोप्राइटरी। एक सीधी सीधी टर्म कई बार आ जाती है सोल्वेंसी रेशियो, अकेला भी, ठीक है। अब अच्छा मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जो प्रोप्राइटर रेशियो जितनी ज्यादा हाई होगी उतना बढ़िया आप क्या है, मतलब ये देखो, ये रेशियो जितनी बढ़िया आएगी उसका मतलब यही है कि आपके पास जितनी बढ़िया टोटल एसेट्स अवेलेबल है शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए ना, उतनी ज्यादा है। तो ये जितनी बढ़िया होगी उतनी ही आपके लिए बेटर है, जितनी हाई होगी उतना बेटर है। प्रोप्राइटरी रेशियो जितनी हाई होगी उतना बेटर है। तो आई होप कि ये क्लियर है। अच्छा कई बार आ जाता है सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो जो है ये क्या कर रही है, टोटल एसेट्स का कंपैरिजन कर रही है किसके साथ, टोटल एसेट्स का कंपैरिजन कर रही है किसके साथ, टोटल लाइबिलिटीज, जो कि मतलब टोटल जितनी भी हमने पैसा देना है आउटसाइडर्स को, मतलब डेट का, डेट का कंपैरिजन किसके साथ कर रही है, टोटल एसेट्स के साथ, ठीक है। अगर हम टोटल एसेट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं शेयर होल्डर वालों के साथ तो वो क्या बन गई, प्रोप्राइटर रेशियो या इक्विटी रेशियो। अगर हम सिर्फ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो नॉर्मल निकालना चाहते हैं तो टोटल एसेट्स का कंपैरिजन किया हमने किसके साथ, डेट डेट जिन्होंने डिबेंचर्स, जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स हैं, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जिनको हमने आउटसाइड पैसा देना है तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्वेंसी रेशियो बन जाएगा। तो डेट डेट टू इक्विटी, ठीक है, वो हो सकता है ना डेट इक्विटी रेशियो जो आप कहते हैं। आफ्टर दैट डेट टू नेटवर्थ, इक्विटी और प्रोप्राइटरी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, ये सारी किस में आ रही हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर आ रही है। डेट इक्विटी रेशियो मींस डेट को डिवाइड करना इक्विटी के साथ, डेट टू नेटवर्थ निकालना है तो डेट को डिवाइड कर रहे हो आप शेयर होल्डर्स फंड के साथ, बट उसमें से आपने एक्यूमुलेटेड लॉसेस को भी माइनस कर दिया और डेफर्ड एक्सपेंसेस को भी माइनस कर दिया, ठीक है। आपने इक्विटी निकालना है, इक्विटी रेशियो निकालनी है या प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है, तो आपने उसमें क्या किया, इसमें आपने क्या किया, टोटल एसेट्स को कंपेयर देखा कि वो कितनी अवेलेबल हैं शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने नॉर्मल सॉल्वेंसी रेशियो, अकेला नॉर्मल वर्ड आ गया है, ठीक है, तो आपने क्या किया, टोटल एसेट्स वर्ड को लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जिसको आप कह सकते हैं, एक्चुअली सारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज ही हैं, ठीक है। तो आप किसको क्या आउटसाइडर्स लायबिलिटी के साथ देख रहे हो, तो क्या है, सॉल्वेंसी रेशियोज के अकॉर्डिंगली है। अच्छा उसमें आपने एक तो चीजें और माइंड में रखनी है कि फंडेड डेट क्या होता है, यहाँ से ना एमसीक्यू बन जाता है, फंडेड डेट के अंदर कौन सी चीजें आती हैं, फंडेड डेट, देखो डिबेंचर्स जो है वो क्या है, फंड्स रेज किया हुआ है ना, फंडेड, आपने कोई लोन लिया है तो ये भी फंडेड डेट ही है, ठीक है। और आपने कोई कोई भी बॉन्ड्स वगैरह हैं तो वो भी फंडेड डेट में ही आती हैं, आपने ये याद रखना है क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बन जाता है। और जितनी भी आपके पास कोई भी लॉन्ग टर्म लोन है, चाहे लोन लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, वो फंडेड ही है, फंडेड डेट के अंदर आएगा, ठीक है। ठीक है,
अगर आपसे ये पूछा जाए टोटल कैपिटल में क्या क्या चीजें आती हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए टोटल कैपिटल में कितनी चीजें आती हैं, तो आपने कहना है कि भाई फंडेड डेट तो आएगी ही आएगी जो उधारी पे है, और इसके अलावा जितना भी इक्विटी से पैसा आया है, जितना भी प्रेफरेंस से पैसा आया है, जितना भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हैं, ठीक है, वो क्योंकि अल्टीमेटली है तो वो प्रॉफिट कैपिटल वाली साइड पे मेंशन होता है, ठीक है। कोई भी पैसा जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वगैरह पड़ा है, ये सारा किस में आ जाएगा, टोटल कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, टोटल कैपिटल में आ जाएगा। आई होप कि थोड़ा सा क्लियर है। उसने पूछा आपसे फंडेड डेट बताइए, तो फंडेड डेट कोई भी हो सकती है। नंबर 1 पे आपका जो लोन है, लॉन्ग टर्म लोन, आपके जो डिबेंचर्स हैं, ठीक है, आपने किसी तरह के कोई बॉन्ड्स लिए हैं, ये फंडेड डेट है। उसने पूछ लिया भाई टोटल कैपिटल में क्या चीज होगी, टोटल कैपिटल इज एवरीथिंग, ठीक है, जितना भी आपकी फंडेड डेट है, जितने भी आपके इक्विटी हैं, जितने भी आपके प्रेफरेंस हैं, जितना भी आपके पास कोई रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा है, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है, ये सारा आपका क्या आ गया, टोटल कैपिटल आ गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक रेशियो है फंडेड डेट टू टोटल कैपिटल। तो आप आराम से इसको फंडेड डेट को किससे डिवाइड कर दोगे, फंडेड डेट को टोटल कैपिटल के साथ डिवाइड कर दोगे। एक और देखिए, फिक्स्ड एसेट्स टू, देखो अगर आप लॉजिक के साथ चलते रहोगे तो आपको याद करनी इजी हो जाएगी। फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ, ठीक है। अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स को आप क्या करोगे, एज ए न्यूमरेटर रख रहे हैं यहाँ पे, और नेटवर्थ अभी मैंने आपको बताया नेटवर्थ क्या होती है, शेयर होल्डर्स फंड में से अक्यूमुलेटेड लॉस को माइनस कर दो और डेफर्ड एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, तो आपके पास जो रेशियो बनेगी वो क्या बनेगी, फिक्स्ड एसेट्स टू लॉन्ग टर्म। आई होप कि सारी क्लियर है, इतना इनफ है सॉल्वेंसी रेशियोज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी भी कुछ एक चीजें शायद अभी रहेंगी तो आप आगे इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिलहाल आपने प्रॉफिटेबिलिटी में क्या याद रखा, जनरल वाला, जिसमें मैं बारी बारी रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो, ये सारी किस में आ रही हैं, जनरल में आ रही हैं। और एक अदर्स में होती हैं, अदर्स में क्या आ जाता है, अदर्स में भी अलग अलग तरह की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज अपन ने करी थी, जैसे कि रिटर्न 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 वाली वर्ड्स माइंड में रख लो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन दिस, ठीक है। तो अपन ने क्या किया था, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट, जिस या फिर अपन ने वर्ड किया था नेटवर्थ, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, क्योंकि रिटर्न है ना, रिटर्न मतलब प्रॉफिट ही आ रहा है, वापस आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, जिससे हमने इक्विटी अर्निंग पर शेयर निकाला था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी क्या अदर्स में जा रहा है, ठीक है। एक्टिविटी रेशो मतलब टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, या फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। सॉल्वेंसी रेशियोज कौन सी थी, अभी अपन ने करी है अभी फिलहाल ही। सॉल्वेंसी रेशियोज ऐसी रेशियोज जो हमारी हम कितना पे कर पा रहे हैं उसको इंडिकेशन हिस्सा देती है। तो ये भी बहुत सारी होती हैं, डेट को हमने कंपेयर किया, डेट को कंपेयर किया इक्विटी के साथ, है ना, तो ये क्या है, हमारी सॉल्वेंसी को बता रहा है। हमने डेट को कंपेयर किया नेटवर्थ के साथ, तो नेटवर्थ क्या होती है, शेयर होल्डर्स फंड में से क्यूमुलेटेड लॉसेस और डेफर्ड एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया। हमने अभी इक्विटी रेशो करी थी और प्रोप्राइटरी रेशो जिसको बोलते हैं, जिसमें हमने टोटल एसेट्स का कंपेयर किया था शेयर होल्डर्स फंड के साथ, तो वो भी क्या आ रहा है, हमारी सॉल्वेंसी में आ रहा है। फिक्स्ड एसेट्स को नेटवर्थ के साथ, फिक्स्ड एसेट्स देखो, फिक्स्ड एसेट्स को नेटवर्थ के साथ, फिक्स्ड भी लॉन्ग टर्म है, नेटवर्थ भी लॉन्ग टर्म है, तो जो भी ऐसा लगे ना कि जो भी रेशो का नाम जो है वो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आप उसको तुक्का भी मार सकते हैं कि वो सॉल्वेंसी में ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशो किसके अंदर आ गई है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंदर आ गई है। होप कि क्लियर है। आइडियल एसेट टेस्ट रेशो क्या होती है, आइडियल एसेट टेस्ट रेशो अपन ने अभी 3 तरह की करी थी, जब अपन अभी डिस्कशन करी थी। एक थी करंट जिसको हम बोल रहे थे 2 रेशो, और एसेट जो थी वो क्या होनी चाहिए 1:1,
ठीक है, जो अगर नॉर्मल करंट रेशियो पूछेगा तो 2:1, आइडियल पूछेगा एसिड तो 1:1। कॉमनली विच रेशियो इज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज, परसेंटेज में कौन सी होती है? मैंने एक्टिविटी रेशियो बताया था आपको कि टाइम्स में होती है। परसेंटेज में जैसे ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, 25% प्रॉफिट निकला, 30% नेट प्रॉफिट है, इस तरह से चीजें जो होंगी, तो परसेंटेज में क्या होती है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज परसेंटेज में होती है। कौन सी रेशियो टाइम्स में होती है? तो एक्टिविटी रेशियो जो है वो क्या है? टाइम्स में होती है। अंडर विच वन कंपोनेंट इज कन्वर्टेड इन वन, under which ratio one component is converted in one, मतलब कि जो रेशियो आपका जो आंसर आएगा वो एक डायरेक्टली परसेंटेज के फॉर्म में आएगा, मतलब एक चीज जो है वो क्या होगी? 1 होगी। किसमें होगा ये? प्रॉफिटेबिलिटी में होगा, या फिर एक्टिविटी में होगा, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन रेशियोज में होगा। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो में होगा, किसमें होगा? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो में। ठीक है, आपकी सॉल्वेंसी रेशियोज में आपको एक फैक्टर जो आपका वो 1 कंसीडर होता है। नेक्स्ट इज इफ द नेट सेल्स ऑफ द ईयर इज 2,50,000, ठीक है, डेटर्स हैं 50,000 और एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि डेज में है, तो मतलब आपका 365 के साथ आपका जो डेटर टर्नओवर रेशियो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर वो एवरेज कलेक्शन बता रहा है ना, कितने टाइम में पैसा जो है ले लेते हो। ठीक है, अगर वो एवरेज पेमेंट पीरियड बताता तो हम क्या करते हैं? 365 के साथ क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो जो है वो उठ कर देते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या कहता है? कितना, जितनी भी हमारी सेल हुई है और डेटर्स कितने हैं उनके साथ डिवाइड कर दो। यहाँ पर क्रेडिट सेल भी हो सकता था, होनी चाहिए थी, बट अगर उसने ऑब्वियसली सेल दी है तो हम क्या करेंगे? उसके साथ डिवाइड करेंगे। ये कितना आ गया? 5, और 5 को हमने डिवाइड किया 365 के साथ, तो इट वुड बी 73 days। आई होप कि क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 1 ऑफ रेशियो एनालिसिस। एक और हम अभी इसके बाद इस सेशन दोबारा से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम रेशियोज का जो एक सेकंड चैप्टर है, सेकंड एमसीक्यू सीरीज है, उसको कवर करेंगे। आपका इन 18 क्वेश्चंस में किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई भी जो आपको लगता है कि ये रेशियो के ऊपर में ज्यादा डिस्कशन चाहिए, मैंने बेसिकली जो इंपॉर्टेंट रेशियोज है जिनके ओरिएंटेड एमसीक्यू ज्यादा बन रहे हैं, जैसे अभी फिलहाल जो 18 नंबर है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में भी मिल सकता है अगर कोई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आपने मेनली ये याद रखना कि कौन सी रेशो किस रेशो के अंदर आ रही है, मेन कैटेगरी के अंदर आ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रेपिटेडली वो चीजें ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, लॉन्ग जो स्टेटमेंट्स है, आपने कोई भी एमसीक्यू ऐसा ज्यादा नहीं अटेम्प्ट करना जिसमें लॉन्ग जो है स्टेटमेंट्स है, क्योंकि वो नेट का पैटर्न है। इधर जो है, इधर आपको बड़े स्मॉल, बहुत ही प्रिसाइज शॉर्ट ऑप्शंस मिलती हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। और अगर आपने इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन चाहते हैं तो आप ग्रुप में मैसेज छोड़ दीजिएगा कि ये पार्ट आप मुझे प्लीज दोबारा क्लियर कर दो। मैं चाहे जहां भी होंगी, ग्रुप में होंगी तो ग्रुप के अकॉर्डिंगली मैसेज छोड़ दूंगी, या फिर आपका जो है क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लियर कर देंगे वो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। नेक्स्ट पार्ट दोबारा से एक नेक्स्ट सीरीज है जिसमें आप एमसीक्यूज अभी रेशियो एनालिसिस के ही कवर करेंगे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक।